हफ्ते की कमजोर शुरुआत के हैं पूरे आसार। दुनिया भर के बाजारों से अभी भी कमजोरी और थोड़ी सी चिंताओं के हैं संकेत। आइए देखते हैं कमजोर शुरुआत के बाद भारतीय बाजारों में क्या किस तरह का रहेगा एक्शन। नतीजों का सीजन है पूरे जोरों पर। स्टॉक और सेक्टर्स पर जो एक्शन होने वाला है वो है आपके लिए तैयार। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। नया हफ्ता है, पूरा ट्रेडिंग वीक है और जिस तरह का वीकेंड रहा है, ग्लोबल न्यूज फ्लो रहा है, अनिल जी लग रहा है पूरा कि ट्रेडिंग वीक मतलब क्या दी? पूरा ट्रेडिंग वीक तो होना ही है। अच्छा, आपको अगले हफ्ते की याद अभी से आ रही है? अगले हफ्ते सोमवार को ट्रंकेट मतलब 2 घंटा 1.5 घंटा, हाँ, एक घंटे की कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन है। मंगलवार को बाजार खुले रहेंगे और बुधवार को छुट्टी है। मंगलवार को छुट्टी होनी चाहिए, बट बुधवार को है, एक दिन बाद है। चलिए एनीवे, आइए देख लेते हैं आज के ट्रिगर्स जिनके दम पर हमें आज के ट्रेडिंग सेशन की करनी है शुरुआत। अमेरिकी बाजारों में रही कमजोरी। नैस्डैक ज्यादा जोर से गिरा, 3% दिन के निचले स्तरों पर जाकर बंद हुआ। डाउ का भी हाल वैसे ही था, जबकि आशंका डर ऐसी नहीं थी कि इतना कमजोर सेशन होगा, लेकिन हुआ। वायदा कारोबार में आज 3 कंपनियों के आए हैं नतीजे और वीकेंड पर भी एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गजों के नतीजे आए, उन पर भी हमारी रहेगी नजर। ईएमआई का आईपीओ आज लिस्ट होने वाला है, इस पर रहेगी नजर आज के सेशन में। और 8 सेक्टर्स को मिलेगा 40,000 करोड़ का पीएलआई का बेनिफिट, ये आपके लिए आता दिख रहा है। ओके, तो ये है सारे के सारे ट्रिगर्स जिन पर रहेगी आपकी नजर। दीप, आज का पूरा एक्शन इन्हीं ट्रिगर्स के आसपास रहने वाला है। बिल्कुल, तो चलिए ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। कहां से करें शुरुआत? ये नहीं समझ में आ रहा, इतनी सारी खबरें आई हैं ओवर द वीकेंड, एक के बाद एक। लंदन चलते हैं। लंदन चले, चलिए तो बताइए। एक और यू टर्न, मतलब पूरे हफ्ते कहाँ गए, कहाँ होने वाला है, क्या बोलने वाला है? फाइनली पुराने वित्त मंत्री गए, नए वित्त मंत्री। लंदन का हाल है ना, लंदन के पॉलिटिशियन का हाल। सूरत में रिक्शा चलाने वाले रिक्शा ड्राइवर जैसा है। वो सिग्नल लेफ्ट का देता है, टर्न राइट में करते हैं। हाँ, पहले और इंडिकेटर देने का सिस्टम है नहीं, और कई बार हाथ के बजाय पैर निकाल कर इंडिकेटर देते हैं। लेफ्ट पैर निकाला मतलब लेफ्ट में टर्न करना है, राइट पैर तो आपको मतलब पूरे रिक्शा पे नजर रखनी थी। वैसा हाल है, और उसके बाद क्या करेंगे वो पता नहीं। रॉन्ग साइड ड्राइविंग भी होती है। हाँ, मतलब अच्छा, अब तो काफी बेहतर है, लेकिन एक जमाने में मतलब अगर आपको ओवरटेक करना है तो राइट से तो आप कर ही नहीं सकते। आपको लेफ्ट से ही करना है, मतलब राइट वाला तो उसका राइट है कि मैं राइट में ही रहूंगा, धीरे करूंगा जो भी है। एनीवे, सो हो ये रहा है ब्रिटेन में कि वहाँ की सरकार समझ नहीं पा रही क्या करना है। प्रधानमंत्री बदले, अब वित्त मंत्री भी बदल चुका है। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री बदलने के बाद नीतियां भी बदलेगी। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपनी बदल दी पहले से ही। कह दिया कि हम शुक्रवार के बाद बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम जारी नहीं रखेंगे। उससे एक समस्या तो है ही, और उस पर ऐसा लगा कि शायद हो सकता है वो पीछे हट जाएं, लेकिन हटे नहीं। अब नए वित्त मंत्री जो आ गए हैं, अब उनके सामने चुनौतियां काफ़ी है। कोई टैक्स कट वगैरह की तो भूल ही जाइए, वैसे ही बैलेंस शीट बिगड़ी पड़ी है और टैक्स चाहिए, पैसे चाहिए यूके की सरकार को। सो आई थिंक टफ टाइम है ब्रिटेन के लिए। हम सोच रहे थे कि समस्याएं यूरोप से कहीं से आएगी, लेकिन समस्याओं की शुरुआत खुद ब्रिटेन ही कर देगा, इसका अंदाजा कम था। बिल्कुल। मतलब कमजोर देश समस्याएं दिखाएं समझ में आता है, लेकिन मजबूत देश जो दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमियां आती थी, अब छठी हो गई, अब हम 5वें हो गए, वो अगर इस तरह की मैसअप दिखाए तो ये चिंता की बात है। इसके थोड़े से लॉन्ग लास्टिंग असर हो सकते हैं। दीप, अगर ये कोई दूसरी कंट्री होती और उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते तो शायद दुनिया भर के बाजारों पर और फाइनेंशियल सिस्टम पर उतना असर नहीं पड़ता जितना यूके का पड़ता है, ब्रिटेन का पड़ता है। ब्रिटेन ज़्यादा दखल रखता है दुनिया भर के व्यापार में, दुनिया भर की इकोनॉमी में। उस लिहाज से मुझे लगता है कि और साइज से भी ज़्यादा सेंटीमेंट के लिहाज से। सो आई थिंक यूके में जो कुछ हो रहा है उसे थोड़ा सा नज़दीकी से हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए, और अगला कुछ समय वहाँ पर थोड़ा मुश्किल भरा भी हो सकता है। और देखते हैं, अब नई सरकार, नए प्रधानमंत्री, नए वित्त मंत्री कुछ अगर ऐसा कर दे जिसकी संभावना दिखती तो नहीं है, न उनके पास गुंजाइश है, आई डोंट नो, कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कुछ ले आए और ऐसा कुछ हो जाए। इस साल चौथे वित्त मंत्री हैं यूके के। चौथे वित्त मंत्री, एक साल में 4। मतलब आप सोचो किसी और कंट्री में होता है, स्पेशली इमर्जिंग इकोनॉमी या थर्ड वर्ल्ड कंट्री में होता तो क्या खबरें चल रही थी। चौथे वित्त मंत्री सोचो। हाँ, ये कि भारत या किसी और देश में बदल जाए तो पूरा वो पश्चिमी देशों का मीडिया हाय तो मतलब मैंने देखा वो, मतलब क्या स्पेन वाले अपने आप को क्या समझते हैं। आपने देखा वो एक स्पेन के एक अखबार ने एक ट्वीट डाला है, एक कार्टून डाला है, उसमें एक सपेरा बीन बजा रहा है
और भारतीय इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था वो सांप की तरह से ऊपर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अरे भाई अभी तो तुम उठे हो डूब कर। स्पेन, पोर्चुगल, इटली, यही तो देश थे 5 साल पहले। 5 साल पहले तो तुम्हारी खुद की हालत कटोरा लेके घूमने वाली थी, और हमारी इकोनॉमी में मजाक उड़ा रहे हो। ब्रिटेन को पीछे छोड़ा है, 5वें नंबर पे है। हो सकता है जितना आपका परसेप्शन उतना मजबूत ना हो, आके देख लीजिए, यहाँ पता चल जाएगा। बसिन साहब के शब्दों में, मॉल में चले जाइए, एयरपोर्ट पे चले जाइए, रेस्टोरेंट में चले जाइए, पता चल जाएगा। लेकिन ये तो मजाक की बात है कि मतलब आपको पता ही नहीं कुछ है, खाली मच्छर जैसी तो इकोनॉमी है स्पेन की, उसमें फिर इतना रोक। सारे मुंबई महाराष्ट्र के लोग मिलके आ जाए अपनी पर तो खरीद डाले पूरे देश को। और उसमें मतलब वो एरोगेंस है ना, वो कई सारे देशों की एरोगेंस ऐसी है ना। हाँ, तो फिर वो है ना, आप सुधरेंगे ही नहीं वैसा। एनीवे, खैर हम उनके ऊपर टिप्पणी करके उनको बड़ा क्यों करें, ये भी बात। हाँ, इग्नोर, ओके, इग्नोर। हाँ हाँ, मतलब मुझे तो वीकेंड पे गुस्सा बड़ा है। देखो जनरली मुझे कम आता है, लेकिन कोई देश के प्रति ऐसा करे तो मुझे बड़ा आता है। तो वहाँ पे फिर मेरी भावनाएं थोड़ी निकल जाती है। सो एनीवे, सो पॉइंट सिंपल ये है कि कोई स्पेन, पोर्चुगल, इटली, इस तरह के छोटे मोटे, ये भी छोटे तो नहीं है, ठीक ठाक से देश है। अगर इस तरह के देशों से समस्या आती तो समझ में आती है, लेकिन ब्रिटेन थोड़ा ज़्यादा मुश्किल भरा मामला है। तो ग्लोबल इकोनॉमी के लिहाज से तो पहला ब्रिटेन है। लंदन के बाद चलते हैं जापान। जापान भी चलना चाहिए। जापान में भी दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आ रही। येन का इतना तेजी से घटना ये ठीक नहीं लग रहा है। और हालांकि वैसे देखा जाए तो जापान के लोगों के लिए ज़्यादा ठीक है येन कमज़ोर हो, मजबूत होने के बजाय, क्योंकि एक्सपोर्ट वाली इकोनॉमी है उनकी और उन्हें कमज़ोर येन से फ़ायदा ज़्यादा मिलता है। लेकिन फिर भी करेंसी की मजबूती या करेंसी की कमजोरी एक देश की कुछ न कुछ हद तक तो इज्जत बढ़ाती है या बनाती है। राइट। सो आप कमज़ोर हों तो लगेगा आपको कि भाई 32 साल के लोएस्ट लेवल पर अगर येन ट्रेड कर रहा है तो इसका मतलब कहीं कहीं सिर्फ फायदे के लिहाज से आप करेंसी कमजोर करेंगे, ये ठीक नहीं है जी। लेकिन अल्टीमेटली आपको ये भी समझना चाहिए कि एक लेवल के बाद करेंसी का कमजोर होना इकोनॉमी की ताकत या कमजोरी दिखाता है। तो इसलिए हम शुक्रवार को भी बात कर रहे थे कि ये आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है कि जापान में बॉन्ड्स की ट्रेडिंग रोकी जा रही है। सो आई थिंक समझ नहीं आ रहा है इस वक्त ग्लोबल में कि कौन सी अगली खबर किस देश से किस जगह से आएगी और कैसी होगी। जापान की येन की कमजोरी, बॉन्ड की कमजोरी, सोचा नहीं था। ब्रिटेन में इस तरह से वित्त मंत्री 4 बार बदलेंगे, ये सोचा नहीं। करेक्ट। इस तरह से फैसले बदलते नजर आएंगे। अब वापस नया फैसला क्या आएगा भगवान जाने। सो आई थिंक थोड़ी से अनिश्चितताओं वाला माहौल पूरी दुनिया में है, तो हमें सावधान रहना। अब हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, कर क्या सकते हैं? जो करना उनको करना, हमें तो खाली खबर देनी पड़नी है, विश्लेषण करना है, वही कर सकते हैं। सो हम सावधान रह सकते हैं, बस उतना ही। संभले भी रहना है। हाँ, ये तो प्रॉब्लम्स तो देखिए उन्हीं की है ज़्यादा। ग्लोबल प्रॉब्लम्स के साथ थोड़ा बहुत तो हमें साथ देना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि हम अड़े रहे, नहीं जी तुम्हारी जो है तुम जानो, हम तो कुछ नहीं, हम चाइना तो है नहीं जी। ये सबसे अलग चल रहा है। हमारी तो खबरें भी सारी आती है बाहर, हमारी ट्रांसपेरेंसी भी काफ़ी है और हम रिएक्शन भी देते हैं। एकदम वैसे नहीं कि अलग थलग है, हमें दुनिया से क्या लेन देना। चाइना में तो ऐसा ही, जब वो उस समय बीच में जब कमजोरी हो रही थी, चाइना के मार्केट अकेले रोज बढ़ते थे कि हमारा पैसा तो हमारे भी अपने यहाँ से ही है, लेकिन हम गट नहीं रहे, हम चाइना की तरफ तब बढ़ते नहीं थे। तब यही सिचुएशन हुई थी चाइना में, सब लोगों ने नौकरी छोड़ो, स्टॉक मार्केट करो, वो सिचुएशन आ गई थी। सो आई थिंक हमारे में और चाइना में एक बड़ा फर्क है डेमोक्रेसी वाला। वैसे वहां पर चल रहा है उनका, चल रहा है, विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं चाइना के। शी जिनपिंग साहब के फिर से लाइफ लॉन्ग वहाँ के प्रेसिडेंट बने रहे हैं, उसके खिलाफ होना जाना कुछ नहीं है। इट्स टू लेट। हाँ, मतलब आप जिस दिन मीटिंग हो उसके 2-4 दिन पहले करो। इस तरह के बड़े जो ऑटोक्रेट को हटाने के लिए 4 दिनों के प्रदर्शन से नहीं चलता काम, 4 साल चलाना पड़ता है, तब भी जाके हो जाए तो बड़ी बात है। कंसिस्टेंटली चलाना पड़ता है, तब जाके होता है। तो कुछ होना जाना कुछ नहीं, वापस वही बनेंगे ना। आई थिंक इस हफ्ते पता चल जाना चाहिए। खैर हमारी भी एक बार बात कर लेते हैं सर, क्योंकि ग्लोबल क्यूज तो हमारे लिए कमजोर ही आए हैं। पिछला हफ्ता भी काफी खराब रहा। कच्चा तेल थोड़ा सा यूएस ठीक है, ठीक है, मार्केट्स का रिएक्शन है। और यूएस कभी कभार ऐसा होता है दीप के अपने कारणों से ना गिरे, दूसरे कारणों से गिरे। तो ब्रिटेन की बाकी दुनिया की चिंताओं के चक्कर में हम जब बंद हुए थे फ्राइडे को तो एकदम फ्लैट थे अमेरिकी बाजार, 5-25 पॉइंट नीचे थे, कोई खास फर्क नहीं था। उसके सामने 400 पॉइंट नीचे नेस्डेक थोड़ा ज़्यादा घटा है। इनफैक्ट मैं तो अब देख रहा हूँ कि अब से लेकर अगले 6 महीनों में
नेस्डेक में भी एसआईपी करने का मौका बन रहा है सर। अब टाइम आ रहा है कि धीरे धीरे जहाँ नेस्डेक वाले फंड्स में एसआईपी करना शुरू करना चाहिए। मान लो 10 से 15% और घट जाए, ऑलमोस्ट 40% तो गिर चुका है। तो एग्जैक्टली कितना घटेंगे मुझे लगता है, या तो आप है ना टाइम के हिसाब से एसआईपी कर लो या 1-1% की एसआईपी कर लो। हर 1-1% पे मेरा और पैसा जाएगा, 15 इंस्टॉलमेंट रख लो, क्या फर्क पड़ता है, बिल्कुल है ना। सो आई थिंक नेस्डेक और कुछ हद तक डाउ भी, दोनों में अब धीमे धीमे एसआईपी करने का पॉइंट यही है कि आपको नीचे के लेवल्स और देखने पड़ सकते हैं, इंतजार करना पड़ सकता है। इंतजार करने का आप मन बना के रखेंगे, नीचे के लेवल और देखने का मन बना के रखेंगे तो पैसे जल्दी बन जाएंगे। हाँ, और अगर आप सोचो कि नहीं मैं एक मुश्ती लगाऊंगा और बॉटम पे ही लगाऊंगा, वो बॉटम मिस होने के चांस ज़्यादा है, पकड़ने के कम, और लगा लिया तो वो बॉटम नहीं होगा, उसके नीचे ही होगा फिर। वो तो होगा वो तो आपके लेवल पे बेस्ट यही है। हमारे बाजारों की समझ कम है, बाहर की तो कहाँ से आएगी। सो बेहतर ये है कि इन्वेस्टिंग के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसको देखकर अब आप एसआईपी शुरू कर दें। नेस्डेक वाले डेडिकेटेड फंड जो ईटीएफ्स हैं उनमें एसआईपी कर लें, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। हमने तो विदेश के निवेश में बताया भी था कैसे आप डायरेक्ट कर सकते हो। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऑप्शंस हैं आपके पास। चाहें तो एक बार विदेशी निवेश की पाठशाला जाकर वापस से देख लें, हमारी वेबसाइट पर भी है, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपको डाउ और नेस्डेक में पैसा लगाना है तो क्या सही तरीके हैं। ईटीएफ करिए, बिल्कुल खाली इंडेक्स फंड्स जो वहाँ के हैं उसमें पैसा लगाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब वक्त आ रहा है, देखिए जब सब खराब खबरें एक साथ आएगी तभी भाव अच्छे मिलेंगे। जब ठीक होने लगेगा तो फिर भाव ये नहीं रहेंगे। सो आई थिंक, और बॉटम कहाँ है अगर पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो उसको पता करने का एक ही तरीका है, कितनी नीचे की रिस्क दिखती है वो गिन लो। 10% तो 10 इंस्टॉलमेंट डाल दो, 15% तो 15 डाल दो। जवाब आपको अंदर से लेना है, आपको, और आपको लगता है कि नहीं बॉटम हो गया तो पूरा डाल दो, है ना। सो किसी और को पूछने की समझने की जरूरत नहीं है, खुद ही आप डिसाइड कर लो कि आपके हिसाब से कितना है। 15% और, ये आज तक कभी ताला तो लगा नहीं, बंद तो हुए नहीं एक्सचेंज जब से खुले तब से, करेक्ट। और जब ऐसा लगा कि बस अब सब खत्म, तभी से घूमे। तो थोड़ा सा है ना शोर शराबे से हटकर, और व्यू 6 महीने 12 महीने का ऐसा रखो कि मुझे देखना ही नहीं, जितना गिरना है गिर जाए, जो होना है हो जाए, मैं 12 महीने बाद देखूंगा, 6 महीने बाद देखूंगा, अपने आप बन जाएगा पैसा। चलिए ठीक है, मौका मिलेगा थोड़ा अब ग्लोबल मार्केट्स पर भी रखिए नजर। हमारे बाजार संभले रहेंगे, जो एक सेंस आ रहा है, ये 17,000 का लेवल। देखिए दिवाली तक तो व्यू ठीक है। नीचे 16,800 17,000 ये सपोर्ट रेंज है, ऊपर 17,300 17,500 रुकावट की जगह है। सो इसी रेंज में टाइम पास करना है। तो ऐसा भी नहीं कि 16,750 16,850 की रेंज को तोड़कर बहुत नीचे जाने वाले हैं। ब्रॉडली वहाँ आप सपोर्ट ले लोगे, 17,300 17,500 की रेंज में आती ही थोड़ी सप्लाई आ जाती दीप, तो वो आने वाली है। सो आई थिंक कोई खास बड़ा फर्क नहीं। पॉइंट दीप, परसों भी हम यही बात करते हैं, आपको याद होगा, जब ग्लोबल रैली आए, कूद के मार्केट आए अपने प्रॉफिट बुक करना। परसों सुबह मैं अकेला था जो मैं कॉशियस बोल के बोल रहा था कि ऊपर में प्रॉफिट भी बुक करना है। बिल्कुल, वो बड़ा गैप अप आ रहा था, जितना गैप अप मिलेगा ऊपर और जितने गैप डाउन मिले उतने में लेना है। ग्लोबल की वजह से बहुत खराब होंगे तो ले लेना है, ग्लोबल की वजह से बहुत अच्छे खुलेंगे तो दे देना है। यही है तरीका, और कोई है ही नहीं, क्या करेंगे। सो बहुत रेंज बाउंड मार्केट को आप और कैसे ट्रेड करोगे। सो रेंज के निचले सिरे पे आए लीजिए, ऊपरी सिरे पर आइए दीजिए, वापस ऊपर भी आ जाएगा, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, इसमें क्या तो आप ट्रेंड बताओगे, क्या विश्लेषण करोगे। सही बात है, रोज ऐसा ही हो रहा है। एक दिन आप डे हाई पर बंद होते हो, नेक्स्ट डे लो पर बंद होते हो, तीसरे दिन डे हाई पे बंद होते हो। अब क्या बोलोगे आप, है ये सब मार्केट। और एक चीज जरूर दीप जो अच्छी दिखी है मुझे, वो बताना चाहता हूँ। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में, एक फ्राइडे को और एक थर्सडे को, 2 दिन अमेरिका में वॉलेटिलिटी काफी रही। और इतने एक शार्प फॉल के बाद अगर ये वॉलेटिलिटी अमेरिका में उतार चढ़ाव 2-3 दिनों के लिए और बढ़ता है तो कहीं ना कहीं अमेरिकी बाजार बेस फॉर्मेशन की कोशिश करेंगे। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि 1-2 दिन और अमेरिकी बाजार, 3 दिन भले ये पूरा हफ्ता ऐसे बिहेव करे जैसे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, मतलब हम जो सोचते हैं उसका उल्टा, कोई बात नहीं, लेकिन ये वॉलेटिलिटी जो होगी ना, तो इसका मतलब क्लियर है कि इन लेवल पर आने के बाद कोई खरीदना भी चाहता है। नहीं तो अब तक तो एक तरफा बिकवाली हो रही थी। पहला संकेत आपने गुरुवार को देखा अमेरिका में, इन्फ्लेशन के नंबर के बाद जोर से घटे, फिर वापस जोर से बढ़े। शुक्रवार को खुले मजबूत, गिरे वापस, हालांकि रिकवरी उतनी नहीं है। लेकिन ये वॉलेटिलिटी 1-2 तरीके की होती है। एक इंट्राडे वॉलेटिलिटी जो आपने गुरुवार को देखी, और एक
वीकली और पोजिशनल वोलेटिलिटी जो अभी आप देख रहे हैं, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन टॉप पे बंद होना, एक दिन बॉटम पे बंद होना। सो ये बेस फॉर्मेशन की प्रोसेस चल रही है अमेरिका में। तो ये चलती रहे तब तक बढ़िया। तो 29,000 के आसपास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर अमेरिका रुकने की कोशिश कर रहा है, मुझे जो समझ में आ रहा है दीप, नीचे 28,800 29,000 डाउ बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है, ऊपर में 30,300 30,500 वो रुकावट। ये 1,500 पॉइंट की रेंज जो डाउ खेल रहा है, इसके किसी एक तरफ निकलने दे और इसके चांस ज़्यादा धीमे धीमे ऊपर के बन रहे हैं जिस तरह की वोलेटिलिटी हो रही है। एक बार 30,500 पार करके टिके तो बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 30,500 लिखते हैं डाउ, वहाँ पर आपको कब आता है और हमारे बाजार के लिए भी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। आइए सर फिर आज का सेटअप भी आपसे समझ लेते हैं एक बार पहले। क्या कह रही है आज की स्ट्रैटेजी? ग्लोबल संकेत तो नेगेटिव ही है दीप, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एफआईज के संकेत न्यूट्रल साइड पर हैं, घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव हैं, वायदा कारोबार के संकेत और सेंटिमेंट न्यूट्रल है, किसी किसी का नेगेटिव भी हो सकता है, मेरा न्यूट्रल है, और ट्रेंड पॉजिटिव है अभी भी। 17,075 17,125 पहली सपोर्ट जोन है जहां पर आप खुलकर टाइम पास करेंगे, देखेंगे ताकत कितनी क्या नहीं। उसके ठीक नीचे 16,950 17,025 मजबूत सपोर्ट होगा दिन के लिए। आई होप कि ये ना टूटे। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से सिर्फ शुक्रवार का छोड़ दें, अदरवाइज मंगल बुध गुरु 3 दिन हमने 16,950 को होल्ड किया। सो आई होप कि आज भी करेंगे। ऊपर 17,225 17,275 हल्की फुल्की रुकावट की जगह पार करके निकले तो 17,325 17,425 परफेक्ट लेवल रेंज है जहां प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आपको दोनों करनी चाहिए। बैंक निफ्टी 39,300 पर आप बंद हुए हैं। पहली सपोर्ट रेंज आपकी निकल कर आती है वो है 38,725 से 38,950, दूर है थोड़ी सी। इसके ठीक नीचे 38,450 38,625 ब्लाइंड बाय जोन है। इस रेंज में आए तो लेना ही लेना है, आएगा नहीं लेकिन आए तो। ऊपरी रेंज 39,500 39,600 बार बार जहां पर यहीं पर आकर अटक रहे हैं, आज भी ये रहेगा। इसके पार जाने की संभावना कम है, नहीं के बराबर है, खाली नोट करके रख लें एकेडमिक पर्पज से। 39,700 से 39,900 प्रॉफिट बुकिंग की रेंज। ठीक है, सपोर्ट लेवल 17,185 पर आप बंद हुए शुक्रवार को। 17,125 17,075 दो छोटे लेवल हैं। 17,025 17,000 और 16,950 तीन मीडियम लेवल है, और 16,850 ये फाइनल लेवल सपोर्ट के तौर पर। ऊपर की तरफ 17,225 और 17,275 225 250 और 275 ये 3 छोटे लेवल हैं। 17,325 17,350 मीडियम लेवल है, और 17,425 बड़े लेवल के तौर पर ऊपर रुकावट के तौर पर। अब आइए बैंक निफ्टी 39,300 पर बंद हुआ है। आपको याद होगा दीप, स्टॉप लॉस 39,350 का दिया था क्लोजिंग बेसिस पे शॉर्ट पोजीशन का, उनका ट्रिगर नहीं हुआ, आज बच गए। तो 39,300 के ठीक नीचे 39,175 39,100 दो छोटे लेवल है। 38,950 38,800 38,725 तीन मीडियम लेवल है। 38,625 550 और 450 बड़े सपोर्ट के तौर पर बैंक निफ्टी पर। ऊपर के लेवल्स कम है, दे दूं मैं आपको 39,300 500 550 और 600 यही विजिबल लेवल है। इसके ऊपर के चांस कम है, नोट करके रख लें 39,700 800 और 39,900। ठीक है, ध्यान रखने के लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे तो रुझान थोड़ा कमजोरी वाला ही रहा है, हालांकि पिछले हफ्ते थोड़ा संभले थे एंड में। क्या कह रही है सर एफआईएस की पोजीशन, पीसीआर के संकेत? एफआईएस के इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन 19 से 23%, वो ग्लोबल रैली के साथ थोड़ी सी उन्होंने शॉर्ट काटी है, थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन बनाई, लेकिन कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं, अभी कोई बहुत ज्यादा है नहीं। पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल है एकदम, 0.91 निफ्टी पर, 0.81 बैंक निफ्टी पर, किसी भी लिहाज से पोजीशन ज्यादा नहीं है। और ये मार्केट नहीं गिरने का एक कारण दीप ये भी है कि हमारे यहाँ पोजीशन ही कम है। और दूसरा है कि जब से वो पीक मार्जिन वाला सिस्टम आया है तब से एफएनओ में पोजीशन बहुत लिमिटेड हो गई। तो वो मार्क टू मार्केट लॉस उतने आते ही नहीं है कि मतलब खुलते ही मतलब आपकी शुरू के 10 मिनट में धड़ 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 पोजीशन कट जाए। उल्टा हो ये रहा है कि जब भी ऐसा गैप से खुलता है, जो शॉर्ट है उनको मौका मिलता है तो वो उल्टा प्रॉफिट बुक करने के लिए लोग आते हैं। ओपन इंटरेस्ट घटता है बढ़ने के बजाय, है ना। तो वो थोड़ा सा एक फर्क है। विक्स 10% घटा था, आज ये भी बढ़ जाएगा। शुक्रवार को तेजी के साथ घट गया, आज बढ़ जाएगा। ठीक है सर, मौजूदा पोजीशंस 16,950 एक ही है। 25 पॉइंट का आपको और कंफर्ट रखना है तो 16,925 कर लो, आपकी मर्जी है। इफेक्टिवली बेसिकली 16,950 है इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पे। जिनको दूर वाला रखना है वो 16,800 का रखे, इतना दूर की जरूरत है नहीं। 16,950 स्टॉप लॉस। अब आइए बैंक निफ्टी। आपका स्टॉप लॉस बनेगा 38,900 का इंट्राडे, 400 पॉइंट दूर है। क्लोजिंग सीधा 38,600, उसके पहले ढंगढांग का है नहीं। आपको छोटा रखना है 38,900 ही रख लें। बैंक निफ्टी में भी स्टॉप लॉस लॉन्ग साइड पर
क्लोजिंग भी, बट मेरे हिसाब से जो ढंग का स्टॉप लॉस है, नहीं, ये स्टॉप लॉस बराबर नहीं आ रहा। बैंक निफ्टी का इंट्राडे स्टॉप लॉस 38,900 है, क्लोजिंग 38,600 है, ये चेंज कर ले। निफ्टी का इंट्राडे और क्लोजिंग 16,950, बैंक निफ्टी का 38,900 इंट्राडे, 38,600 क्लोजिंग बेसिस पे। ठीक है जी। शॉर्ट साइड वाले भी चाहिए या आपको लग रहा है गैप से खुल रहा है तो स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं पड़ेगी। 17,350 शुक्रवार को भी यही दिया था। देखिए दीप, शुक्रवार का हाई देखो आप, 17,348 वहीं से घुमा है। लेवल एकदम परफेक्ट वहीं पर आएंगे आपको जो निकल के आ रहे डेटा में। 16,350 आज भी रखेंगे इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। बैंक निफ्टी का सेम 39,650 इंट्राडे है और क्लोजिंग 39,350। आप देखो 39,306 बंद हुआ है, 39,600 नहीं, 350 क्लोजिंग बेसिस पे हिट नहीं हुआ फ्राइडे को। और नहीं, बैंक निफ्टी का 39,570 था फ्राइडे का, 39,600 का बनता था, हमने 650 दिया, नहीं हिट हुआ। सो बैंक निफ्टी के लिए भी ये गलत है स्टॉप लॉस। 39,650 इंट्राडे है, 39,350 क्लोजिंग है, इसको ठीक करें। ठीक है सर। नई पोजीशन खरीदना है निफ्टी, और ये खरीदना है 16,950 17,025 की रेंज में। यहाँ पर निफ्टी खरीदिएगा आप। एग्रेसिव ट्रेडर्स के तौर पे इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं कि वो खरीदने की जगह सही नहीं है, खरीदने की जगह ठीक है लेकिन स्टॉप लॉस जरूर रखना है। ग्लोबल मामला है ना। क्या है दीप, देखो अपने यहाँ से खबर आ रही हो कोई अच्छी या बुरी, वो तो अपने को पता है, आइडिया रहता है, कंट्रोल में रहता है, समझ में आता है। अपने एक देश को छोड़ के बाकी 150 देश में से कौन से में देश से कब कौन सी खबर आएगी वो तो अपने को पता नहीं ना। उस तरह के माहौल में अगर हम खरीदने की सोचे तो स्टॉप लॉस हमारा स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। इसलिए एग्रेसिव ट्रेडर, डर ये नहीं कि इस रेंज में खरीदना है या नहीं खरीदना, डिसिप्लिन के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस रखना है, और वो होगा 16,850 का। ठीक है, ठीक है, खरीदिए। 17,075 17,125 दो छोटे टारगेट, 17,175 17,225, ये 275 नहीं होगा, 17,225 होगा। अगला टारगेट 17,225 का है। 17,250 17,275 17,325 और 17,350 तक के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। जो लोग बेचना चाहते हैं निफ्टी, ये बेचिए आप 17,225 से 17,325 की रेंज में, यहाँ पर बिकवाली करनी चाहिए। टारगेट जो आपका बनेगा 17,425 का बनेगा, और जो यहाँ पर स्टॉप लॉस होंगे, टारगेट जो होंगे, सॉरी स्टॉप लॉस 17,425 का बनेगा। जो टारगेट होंगे 17,175 17,125 दो छोटे टारगेट हैं, 17,075 17,025 और 17,000 मीडियम टारगेट, 16,950 16,850 तक के फाइनल टारगेट के लिए। ठीक है सर। बैंक निफ्टी नई पोजीशंस देखो, एक तो वो मैं रेंज दे रहा हूँ जो आने वाली है नहीं, खाली आपको नोट करवा रहा हूँ अगर आ जाए तो जी। और वो है दीप 38,450 38,625 की रेंज, ब्लाइंड बाय जोन है। ओके, फर्स्ट क्लास परफेक्ट, वहाँ पे आ गए, लेना ही लेना है। ठीक है, नीचे का स्टॉप लॉस होगा 38,400 का, टारगेट 38,700 800 950 39,100 175 और 300। ठीक है, ठीक है, ये अगर आया तो जो आएगा नहीं। जो दूसरी वाली स्ट्रेटेजी है बैंक निफ्टी की, वो ज्यादा काम की। 38,725 से 38,950, 38,950 पे थोड़ा लिया, 38,800 पे थोड़ा और लिया, और 38,725 पे, 3 टुकड़ों में यहाँ पर लेना है। स्टॉप लॉस आपका होगा 38,600 का, लगाना ही है। ठीक है ना, क्यों कहीं तो लगाना पड़ेगा क्योंकि आपकी रेंज खरीदारी की थोड़ी बड़ी है, तो स्टॉप लॉस नज़दीक का दिया है। 38,600 का स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट जो बनेंगे 39,100 175 और 39,300 तीन छोटे टारगेट, 39,500 550 और 39,600 बड़े टारगेट। बस ठीक है, ये क्लियर कट है। ये बेस्ट स्ट्रेटेजी लगती है जो मौका बना दे एग्रेसिव ट्रेडर्स की। ठीक है, निफ्टी में भी सेम, इसीलिए एग्रेसिव ट्रेडर्स की एकदम परफेक्ट दी है जी। ठीक है ना, अब आइए बेचने के लिए 39,500 39,600 जो शुक्रवार को भी यही दिया था, 39,570 का हाई बनाया, फर्स्ट क्लास, जिसने बेचा मजे। स्टॉप लॉस 39,700 का है, टारगेट 39,300 200 और 100 तीन छोटे टारगेट, 38,950 38,800 और 38,725 मीडियम टारगेट, 38,650 38,550 फाइनल टारगेट। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ये समझ गए सर। मौका देगा दीप दोनों तरफ, और नीचे में गिरावट में सही जगह पे आए, डरना नहीं है, वहाँ खरीदना भी 100%। वही जो 16,950 17,025 बढ़िया जगह होगा। एक बार स्टॉप लॉस कभी तो ट्रिगर होगा, जब होगा तब देखेंगे, हर रोज तो नहीं होना है। एग्जैक्टली। सो रेंज के लोअर एंड पे खरीदिए, ऐसा पैनिक करके डरिएगा मत। हाई रेंज पे ऐसा बहुत अति उत्साह में कूदना शुरू मत कर दीजिए, देते भी ठीक है सर। बैन लिस्ट इंडिया सीमेंट बाहर जाने के बाद वापस एंटर हो गया, तो डेल्टा कॉर्प, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और इंडिया सीमेंट
3 स्टॉक्स हैं जो आज वायदा कारोबार के बैन में रहेंगे। फंड्स का डेटा सर कुछ इंटरेस्टिंग दिखा? 1000 करोड़ की बिकवाली कैश में की, लेकिन बड़े दिनों बाद एफआईओ में एफआईएस के बढ़िया नंबर आए। 2022 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं, 2200 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे। तो नेट वैसे देखा जाए तो कोई और दिन होता तो बढ़िया खरीदारी के मौके होते, लेकिन कैश में बेचा है और फ्यूचर में भी इंडेक्स में खरीदारी जो कि वो शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा है, इसलिए मैंने न्यूट्रल रखा है, नहीं तो मैं पॉजिटिव भी रख सकता था। लेकिन लोकल फंड्स ने दम लगाकर खरीदा है 1624 करोड़। इसमें एक मानसिकता जो लोकल फंड की दिख रही थी पिछले कुछ दिनों से, थोड़ा हाथ रोका हुआ है, उतना खरीद नहीं रहे। लोकल फंड्स को भी वही लग रहा है जो एफआईएस को लग रहा है। जैसे ग्लोबल मार्केट्स घूमने की कोशिश करते हैं, एफआई शॉर्ट काटते हैं तुरंत, और लोकल फंड जो पैसे पे बैठे हैं उनको लगता है ले लो अब। करेक्ट। सो पहले संकेत पे दोनों कूदने को तैयार है। थोड़ी भी सस्टेनेबल तेजी बन गई तो आप सोचो क्या होगा। राइट। और ये तो 2-4-6 महीने की, साल भर की बात है। मुझे नहीं पता दुनिया भर में ये तकलीफें कब तक चलेगी। आप सोचो अभी तो इंडियन मार्केट्स, जब बाहर इतनी समस्याएं हैं तो हम टिके हुए हैं। एग्जैक्टली। जिस समय बाहर की प्रॉब्लम्स खत्म हो गई उस दिन हमारे बाजारों का क्या होगा। एग्जैक्टली। वो एक इमेजिन करने वाले। हाँ, हो सकता है उसके पहले आपका 17,000 वाला निफ्टी कोई 15,000 हो जाए, 16,000 हो जाए, वो कहाँ हो जाए वो तो पता नहीं। लेकिन जब वापस से ठीक होंगे ग्लोबल मार्केट, तब की कभी आंख बंद करके 15 मिनट ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो और सोचो कि हमारे मार्केट में क्या हो सकता है। राइट सर। तब मजा आएगा। तब एकदम है ना 5 साल आगे की तस्वीर जब दिखेगी ना, वो कुछ अलग ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। 3 साल 5 साल आएगा वो समय भी। 100%। ठीक है। एफएनओ 17,200 के नीचे बंद हुए हैं। मेक और ब्रेक लेवल वही है, नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 17,000 है। उम्मीद करता हूँ कि क्लोजिंग आपकी आज 17,000 के नीचे नहीं होगी, वो ठीक है। बैंक निफ्टी में कोई खास डेटा नहीं है। 39,500 पार करना मुश्किल होगा। अगर रिकवर होकर 39,500-600 की रेंज में आए, वहाँ पोजीशन हल्की कर लीजिए, सिंपल। ठीक है सर। चलिए, इंपॉर्टेंट लेवल्स और पूरी स्ट्रैटेजी आपके सामने है। पर सर नतीजों के लिहाज से भी एक्शन भरा वीकेंड रहा। पहले ये जो निफ्टी और एफएनओ के कुछ नंबर्स आए हैं, कोई इंटरेस्टिंग काउंटर्स दिख रहे हैं आपको उसमें? नंबर्स तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग है दीप। आप क्या क्या जानना चाहते हो? पहली चीज़ तो पहला नंबर ले हम बजाज ऑटो का। नंबर्स बहुत बढ़िया है, हर एक लिहाज से नंबर्स अच्छे हैं, कोई डाउट ही नहीं है। मार्जिन्स बढ़िया रहे हैं और सेल्स वगैरह हर लिहाज से बेटर देन एस्टिमेट है। खाली एक ही समस्या है, वो एक्सपोर्ट्स को लेकर। नाइजीरिया, इजिप्ट 2 देश है जहाँ पर दिक्कतें हैं, मतलब दुनिया भर की दिक्कतें हैं, और अगले 3 महीने भी एक्सपोर्ट थोड़े ढीले रह सकते हैं। वैसे इन नंबर्स के दम पर अगर वो कमेंट्री को छोड़ दे तो 4 से 5% बढ़ना चाहिए बजाज ऑटो। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा बढ़ेगा। ओवरऑल नंबर्स अच्छे हैं। 3 महीने, अगर जिन फंड्स का व्यू 3 महीने बाद का है उनको फर्क नहीं पड़ता कि 3 महीने और समस्या है। लेकिन इमीडिएटली चूंकि हर क्वार्टर रिजल्ट आते हैं, ये सब है, तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव रहेगा। लेकिन जितना मैं सोचता था शायद उतना ना बढ़े, 5% के बजाय हो सकता है 2-3% ही बढ़े, लेकिन बढ़ना तो चाहिए। दूसरा नंबर है एचडीएफसी बैंक। बहुत बढ़िया नंबर है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन आजकल मैं यही आंकड़ा सबसे ज़्यादा देखता हूँ। 4.1%, 20 बेसिस पॉइंट सुधरा है। इंप्रूवमेंट एसेट क्वालिटी में, उसके लिए मैं कोई नंबर नहीं देता, वो तो करनी ही है। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। लेकिन यही है कि सुस्त हो गया स्टॉक। जब तक ये मर्जर ना हो 1-8% बढ़ेगा, 1-1.5-2% में, कुछ खास ज़्यादा नहीं है। बढ़िया चीज क्या है कि ये बैंक निफ्टी को गिरने नहीं देगा। सपोर्ट आ जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, 3% ऑलरेडी शुक्रवार को बढ़ गया था। नहीं, मार्केट के साथ बढ़ा है, अकेला नहीं बढ़ा है। सो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एचडीएफसी बैंक की अकेला रिजल्ट के पहले बढ़ा है, पूरा निफ्टी, बैंक निफ्टी सभी बढ़े थे। सो उस लिहाज से लेकिन ठीक है, नंबर्स अच्छे हैं एचडीएफसी बैंक में। फिर आपका नंबर्स आ गया शी सीमेंट, खराब नंबर है, कमज़ोर है। मार्जिन जिस तरह से घटकर आए, मुझे लगता है शी सीमेंट थोड़ी सी दिक्कत की बात है। ये एल&टी इन्फोटेक अच्छे नंबर से इनके। एल&टी इन्फोटेक भी मेरे ख्याल से 2-3% की तेजी दिखा सकता है। कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ बढ़िया है, 4.5% के आसपास मार्जिन मेंटेन किए, ये नंबर्स अच्छे हैं। तो एफएनओ में तो मेरे ख्याल से यही है नंबर सारे। ओबेरॉय रियल्टी थोड़े मार्जिन घटे हैं, 50%, 45%, लेकिन उससे ज़्यादा डीप मुझे जो लगता है कि बड़े अब और पाइपलाइन के प्रोजेक्ट्स ऐसे इमीडिएटली नहीं दिख रहे जिनका रिजल्ट में इम्पैक्ट आए। तो ओबेरॉय रियल्टी थोड़ा घटना चाहिए इन नंबर्स के बाद में। ठीक है। ऐसे नहीं दिख रहे जिनका रिजल्ट में इम्पैक्ट आए, तो ओबेरॉय रियल्टी थोड़ा घटना चाहिए इन नंबर्स के बाद में। ठीक है। ऐसे प्रूव मजा नहीं है नंबर, पता नहीं इंश्योरेंस कंपनियों के रिजल्ट में मजा आ नहीं रहा।
तो ये थोड़ा कमज़ोर होना चाहिए। हो सकता है खुले कमज़ोर ना, क्योंकि वीएनबी ठीक है, लेकिन अगर ना कमज़ोर खुले तो फिर घटेगा, और पहले खुल गया। इन सारे नंबर्स में क्या है कि बड़े मुंह कहीं दिख नहीं रहे, ऐसा कोई स्टैंड आउट। हाँ, तो बड़े मुंह नहीं दिख रहे, तो गैप से खुल गया नीचे तो ज़्यादा गिरेगा नहीं। या नंबर से जैसे बजाज ऑटो, एचडीएफसी बैंक अच्छे हैं, थोड़ा ऊपर खुल गए तो फिर ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं, वैसा है। तो बहुत ज़्यादा एक्शनेबल नंबर नहीं दिख रहे हैं आपको। ठीक है, कैश में कुछ दिख रहा है सर? जस्ट डायल मिले जुले नंबर्स हैं, कोई बहुत तोड़ फोड़ नहीं है। मतलब मैं तो आमतौर पर अभी तक जितने स्टॉक्स देखे हैं जिनमें रिलायंस का एक्विजिशन होता है, उसके बाद वो स्टॉक एकदम ही ठंडे हो जाते हैं। चाहे वो आप बालाजी, मतलब जिनमें साइजेबल स्टेक रिलायंस है, स्टर्लिंग विल्सन, बालाजी, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा, मतलब उनमें कुछ होता ही नहीं है। जस्ट डायल भी उस कैटेगरी में पहुंच गया, अब कुछ होना नहीं है। टाटा एलेक्सी नंबर बहुत ख़राब है, इसमें कोई डाउट नहीं, और आज का एक्सीडेंट भी हो सकता है ये। हालांकि हमारी स्पेशल 25 की लिस्ट में रहा था, लेकिन मार्जिन जो 30% से 27% घट के आए हैं और एबिट 7% घटा है। समझना होगा, मैनेजमेंट की कमेंट्री देखकर हम रिव्यू करेंगे, लेकिन नंबर्स इसमें कोई डाउट नहीं कि टाटा एलेक्सी सबसे ख़राब है। बाकी कैश मार्केट के स्टॉक्स में बटरफ्लाई, गांधीमती, केशोराम, बंसाली इंजीनियरिंग, एक भी ऐसा कोई बहुत बढ़िया नंबर्स मुझे कैश मार्केट में एक भी नहीं लगा। तो वीकेंड के कुछ मज़ा नहीं आया ना? मज़ा नहीं है। ठीक है, अच्छे नंबर्स एचडीएफसी बैंक, बजाज ऑटो। ओके, अच्छे नंबर्स एचडीएफसी बैंक, बजाज ऑटो, यहीं पर रखेंगे नज़र। आइए और ये इतने सारे नंबर्स हैं, उस पर भी थोड़ी जानकारी ले लें, खबरें, और साथ ही आज का पूरा ब्रोकरेज एक्शन भी। अरमान, नुपुर, कुशल और साथ ही आशीष हमारे साथ हैं तैयार। अरमान, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स, खबरें। जी, आज भी नतीजे हैं। अब तो नतीजों की लिस्ट है। F&O में आपको एसीसी, कैनफिन होम्स और पीवीआर के नतीजे आएंगे। कैश में काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, जिसमें क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, हैदलबर्ग सीमेंट, महाराष्ट्र सीमलेस, ओरिएंटल होटल्स, पाइना डिस्टिलरीज, आरपीजी लाइफ साइंस, टाटा कॉफी, टाटा मेटालिक्स, ऐसे कई स्टॉक्स हैं जिनके नतीजे आएंगे। जीएमआर इंफ्रा आज से नाम बदलकर उनका जीएमआर एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हो जाएगा। अदानी, जो उनका एनडीटीवी का ओपन ऑफर है उनको के लिए, उसके लिए लॉन्च करते हुए दिखेंगे। कैम्स, आज बोर्ड मीटिंग है सब्सिडरी पर निवेश करने के लिए। महाराष्ट्र सीमलेस और स्टार हाउसिंग फाइनेंस दोनों में बोर्ड बैठक है, वहां पर बोनस शेयर्स और शेयर विभाजन दोनों पर विचार किया जाएगा। आज हमारे प्रधानमंत्री जो वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम है वो लॉन्च करेंगे। आईपीओ अपडेट, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट जो इंडिया का आईपीओ है, जिसको बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था, उसकी लिस्टिंग होगी। और अंत में एक्स डेट है, जिसमें सुविन लाइफ साइंस, जिसमें राइट इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स था 1:2 का। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर। आइए फिर नुपुर से जानते हैं उनके पास कौन सी खबरें और रिजल्ट्स हैं। नुपुर, मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले एचडीएफसी बैंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही। Q2 की एनआईआई जो है, नेट इंटरेस्ट इनकम, वो करीबन 19% से ऊपर है, और जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो भी 4.4% के आसपास आते दिखा है, पिछले साल जो 3.9% के आसपास था। बजाज ऑटो, जैसे कि सर ने कहा, काफ़ी बढ़िया नंबर्स है, एस्टिमेट्स को बीट करके नंबर्स आए, लेकिन जो मैनेजमेंट की कॉमेंट्री एक्सपोर्ट्स को लेके वो थोड़ी सी कमज़ोर है। उनका कहना है कि आने वाले 3 महीने में जो एक्सपोर्ट्स होंगे वो थोड़े से कमज़ोर रह सकते हैं। श्री सीमेंट की बात करें तो जो नंबर्स है Q2 के, वो एस्टिमेट से काफ़ी ख़राब आते दिखे। हालांकि पिछले साल से कंपेयर करें तो रेवेन्यूज़ 18% से ऊपर है, मार्जिन्स काफ़ी दबाव में रहे, इस बार 28% से कम होकर 14% के आसपास थे, अनुमान भी 15% के आसपास का था। L&T इन्फोटेक नंबर्स काफ़ी बढ़िया है, मार्जिन्स भी मेंटेन किए कंपनी ने। जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो, जो कॉन्स्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ है वो करीबन 4.5% की, और जो मार्जिन है वो 16% के रहे इस बार। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल काफ़ी कमज़ोर नतीजे आते दिखे। जो नेट प्रीमियम इनकम का एस्टिमेट था वो 10,500 करोड़ के आसपास था, जो वहाँ पे 1,000 करोड़ का मिस आते दिखा। हालांकि जो वीएनबी मार्जिन है वो 31% के इस बार आते दिखे। ओबेरॉय रियल्टी, यहाँ पे अगर हम देखें तो आय करीबन 9% से घटकर आई है, जो मार्जिन है वो भी 49.5% से कम होकर 45% रह गए। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ नतीजे। कुशल, मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन से नतीजे? मॉर्निंग दीप, नतीजों में एवेन्यू सुपरमार्ट पर नजर रखिए। नंबर्स कमजोर दिख रहे हैं ऑपरेशनल लिहाज से, जहां पर मार्जिन्स जितनी एक्सपेक्टेड थी 9.3% की, उसके मुकाबले 8.6% के मार्जिन्स आए हैं। तो सालाना आधार पर 8.8% से घटकर 8.6% पर कंपनी ने मार्जिन दर्ज किए हैं। आय के लिहाज से बात करें तो यहां पर 10,385 करोड़ की आय आई है, 36% की ग्रोथ रेट देखने को मिली है। एंड एबिटा लेवल पर 968 करोड़ रुपए का हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले 896 करोड़ का केबल कंपनी ने एबिटा दर्ज किया। मुनाफे के लिहाज से 629 करोड़ का हमारा अनुमान था, 730 करोड़ का आंकड़ा कंपनी ने दर्ज किया। हालांकि टैक्स यहां पर कम होते हुए दिखे, जिस वजह से मुनाफे में आपको उछाल आया है। कंपनी की कमेंट्री के अनुसार यहां पर जो फुटफॉल्स हैं अभी भी प्री पैंडेमिक के मुकाबले कम दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली यहां पर हो सकता है कि आज एवेन्यू सुपरमार्ट्स पर आपको दबाव देखने को मिले।
इसके बाद जस्ट डायल की बात कर लेते हैं। नंबर्स अच्छे रहे हैं परफॉर्मेंस वाइज, लेकिन मार्जिन्स पर थोड़ी कमजोरी देखने को मिली है। 10.3% के मुकाबले 8.3%। कंपनी का मुनाफा हालांकि 58% की ग्रोथ के साथ 52 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। आय में भी 32% का उछाल देखने को मिला। टाटा एलेक्साई यहाँ पर नंबर्स रेवेन्यू को छोड़ बाकी ओवरऑल कमजोरी दिखा रहे हैं। आय करीबन 5% बढ़ी है, लेकिन मार्जिन्स 30.4% के मुकाबले 26.8% पर आए हैं और कंपनी का मुनाफा भी 6% गिरकर 174 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। आलोक इंडस्ट्रीज यहां पर भी नंबर्स कमजोर हैं अक्रॉस पैरामीटर्स। आय 1905 करोड़ के मुकाबले अब 699 करोड़। जहां तक यहां पर नेट लॉस की बात है 84 करोड़ था, अब ये लॉस बढ़कर 192 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है। केशोराम इंडस्ट्रीज नंबर्स यहां पर आय को छोड़ ओवरऑल कमजोर दिख रहे हैं। मार्जिन्स इनफैक्ट काफी डीप कट है, 15.9% के मुकाबले 6.14% के मार्जिन्स हैं और कंपनी का घाटा भी 12 करोड़ से बढ़कर लगभग 60 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा नंबर्स जहां तक यहां पर बात है ऑलमोस्ट प्रॉफिट सिमिलर है, 2.5 करोड़ से घटकर 2.3 करोड़ पर। हालांकि आय 16.6 करोड़ पर आती हुई दिखी है। पिछले साल यही आंकड़ा 16.74 करोड़ का था। और अंत में भंसाली इंजीनियरिंग एंड पॉलीमर्स नंबर्स कमजोर हैं। मार्जिन्स 44% थे, अब केवल 15% के मार्जिन्स हैं और कंपनी का मुनाफा भी 67% गिरकर 41 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। तो काफी खराब नंबर्स भंसाली इंजीनियरिंग की तरफ से। और आलोक इंडस्ट्रीज पर एक बार जरा ध्यान रख देते हैं। वहां पर आय का जो आंकड़ा है वो 1699 करोड़ है, ना कि 699 करोड़। तो इसको हम एक बार करेक्ट कर देंगे। 1699 करोड़ का आंकड़ा है, 1905 करोड़ से गिरकर करीब 1699 करोड़ का है। 11% की गिरावट वहां पर रही है। अरमान बताएं कुछ और खबरें जो आपके पास हैं। जी, सबसे पहले जी एंटरटेनमेंट पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि सोनी के साथ जो मर्जर है उसका जो शेयरधारकों को 99.99% शेयरधारकों ने उस जो मर्जर है उसको मंजूरी दी है। ऑयल एंड गैस कंपनीज पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जी बिजनेस की एक खबर पर मोहर लगती हुई दिखी है, जिसमें डोमेस्टिक क्रूड प्रोडक्शन और पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट पर जो विंडफॉल टैक्स गेन टैक्स है वहां पर बढ़ोतरी की गई है। क्रूड प्रोडक्शन पर टैक्स जो है वो 8000 प्रति टन से बढ़ाकर 11000 प्रति टन। वहीं एटीएफ पर अगर आप टैक्स 0 से 3.5 प्रति लीटर। वहीं डीजल के एक्सपोर्ट पर एक्साइज ड्यूटी जो है वो 5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 10.5 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। और ये जो बढ़ी हुई दरें हैं 16 अक्टूबर से लागू होगी। डेयरी स्टॉक्स पर भी ध्यान रखिएगा, जिसमें अमूल डेयरी और मदर डेयरी ने देश भर में जो है वो दूध के दाम बढ़ाए हैं और ये 2 रुपये प्रति लीटर जो है ये दाम बढ़ाए गए हैं। उज्जीवन फाइनेंस सर्विसेज पर भी, जिसमें बोर्ड ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ जो मर्जर है उसको मंजूरी दी है। गैरवेर टेक्निकल फाइबर्स, जिसमें 21 अक्टूबर को शेयर बायबैक के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज, जिसमें सेट ने 2010 का एक जो इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला है उसको खारिज किया है। और ये जो मामला था किर्लोस्कर ब्रदर्स पर शेयरधारकों के पैसों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप था और लगभग 275 करोड़ का जो प्रोफेशनल और लीगल एक्सपेंसेस का मामला था। L&T फाइनेंस होल्डिंग, जिसमें कंपनी को HSBC एसेट मैनेजमेंट को L&T म्यूचुअल फंड की बिक्री के लिए सेबी की मंजूरी मिली है। और अंत में बल्क डील में BLS इंटरनेशनल है, जिसमें शंकर शर्मा जी ने लगभग 11.5 लाख शेयर जो है खरीदे हैं 275 के भाव पर। ओके, तो ढेरों खबरें आई हैं। एक्शन पैक दिन रहना चाहिए स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट के हिसाब से। आइए इन सभी खबरों पर नतीजों पर ब्रोकरेज क्या कह रही है ये भी एक बार जान लेते हैं आशीष के साथ FIR। मॉर्निंग आशीष, पहले तो बताएं टॉप नतीजों पर कौन सी रिपोर्ट्स हैं आपके पास। गुड मॉर्निंग दीपांशु। HDFC बैंक के साथ शुरुआत कर लेते हैं। लगभग सभी को जो है रिजल्ट अच्छे लगे हैं। CLSA ने खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। 2025 रुपये का ऊंचा लग जाए क्योंकि 1440 की क्लोजिंग है। वहीं बैंक ऑफ अमेरिका खरीदारी किराए को बरकरार रखे 1900 रुपये के लक्ष्य के लिए। नोबिरा ने खरीदारी किराए दी है 1690 रुपये का लक्ष्य दिया है। और मॉर्गन स्टैनली कह रहे हैं कि पैट की जो ग्रोथ आई है, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एसेट क्वालिटी है, सबके लिहाज से नतीजे काफ़ी बढ़िया हैं। तो यहाँ पर भी आपको फोकस रखना है। क्रेडिट स्विस की तरफ से भी देखें तो कमेंट्री जो है सपोर्टिव निकल कर आई है। बजाज ऑटो एक और स्टॉक है जो आपके रडार पर रहना चाहिए। नतीजों के बाद यहाँ पर करीब 9 रिपोर्ट हैं। ये 4 ब्रोकरेज हाउस ऐसे हैं जिन्होंने टारगेट प्राइस कट किया है, 4 ब्रोकरेज हाउस ऐसे हैं जिन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ाया है। सिर्फ एक ब्रोकरेज हाउस ऐसा है UBS जिसने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है 4000 रुपये के लक्ष्य के लिए। 3571 की क्लोजिंग है। वहीं अगर आप देखें तो CLSA ने जो लक्ष्य है वो 4343 से घटाकर 4100 कर दिया है। JP मॉर्गन ने न्यूट्रल की राय दी है, लक्ष्य 4060 से बढ़ाकर 4155 कर दिया है। वहीं जेफरीज देखें तो खरीदारी की राय को बरकरार रखे हैं और लक्ष्य 4100 से बढ़ाकर 4200 कर दिया है। यहाँ पर कमेंट्री अगर आप देखें तो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अगर आप UBS की रिपोर्ट पढ़ें तो वो कह रहे हैं कि इनका जो एबिटा आया है वो इनके अनुमान से करीब बेहतर देखने को मिला है, क्योंकि बेहतर प्रोडक्ट
प्रोडक्ट मिक्स का फायदा मिला है। लेकिन सिटी की रिपोर्ट पढ़ें तो ये बिकवाली किराए को बरकरार रखे और लक्ष्य 3450 से घटाकर 3300 कर दिए। और ये भी कह रहे हैं कि इनका जो एबिटा है वो इनके अनुमान से कमजोर है, क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स का फायदा यहाँ पर इनको देखने को नहीं मिला। तो बजाज ऑटो पर नजरें रहेंगी कि कैसे स्टॉक रिएक्शन देता है। श्री सीमेंट यहाँ पर भी फोकस रखेगा। ब्रोकरेज हाउस सीएलएसए ने रिड्यूस के रेटिंग को बरकरार रखा है। 21,300 रुपये के लक्ष्य के लिए 21,190 रुपये की करीब की क्लोजिंग है। वहीं जेफरीज ने होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य 20,000 से घटाकर 19,700 कर दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य 20,390 से बढ़ाकर 20,500 रुपये कर दिया है। लेकिन नतीजों के लिहाज से देखें तो रेटिंग सबकी थोड़ी सी नेगेटिव साइड पर ही देखने को मिली है। सीएलएसए ने कहा है कि पूरे 10 साल में देखें तो इतनी लोएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देखने को मिली, लेकिन वॉल्यूम्स के लिहाज से क्वार्टर ठीक ठाक देखने को मिला है। डीमार्ट यहाँ पर भी सबकी नजरें रहेंगी। यहाँ पर जेपी मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट है, अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 3,445 रुपये के लक्ष्य के लिए 4,306 की क्लोजिंग है। ये कह रहे हैं कि मार्जिन देखें तो अनुमान से कमजोर देखने को मिले और स्टॉक की जो वैल्यूएशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगी है। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है, 4,590 का लक्ष्य दिया है। सिटी ने बिकवाली की राय दी है, लक्ष्य 3200 से बढ़ाकर 3500 रुपये कर दिया है। ओके, ढेरों रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स खत्म नहीं हुए अभी। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? पांचू फेडरल बैंक यहाँ पर भी शुक्रवार को 12-1 बजे के करीब रिजल्ट आए थे। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य 155 से सीधे बढ़ाकर 165 कर दिया, एक करीब 130 की क्लोजिंग है। और ये कह रहे हैं कि नतीजा अगर आप देखें तो हर लिहाज से काफी बढ़िया। बैंक ऑफ अमेरिका खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए हैं, 160 रुपये के लक्ष्य ले। आईसीआईसीआई प्रू, क्रेडिट स्विस ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 430 का लक्ष्य दिया। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है, लेकिन जो लक्ष्य वो 700 से घटाकर 650 कर दिया है, हालांकि 513 की क्लोजिंग है। वहीं जेफरीज अगर आप देखें तो खरीदारी किराए को बरकरार रखे हैं, लक्ष्य इन्होंने बढ़ाया है, 675 से बढ़ाकर 695 कर दिया है। एल&टी इन्फोटेक यहाँ पर जेफरीज मान रहे कि नतीजे काफ़ी बढ़िया हैं, इनके अनुमान से बेहतर है, जिसके चलते अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा, लेकिन जो लक्ष्य है वो 3,420 से बढ़ाकर 3,800 कर दिया, करीब 4,670 की क्लोजिंग है। वही नोमेरा रिड्यूस की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 3,690 रुपये के लक्ष्य के लिए। जेपी मॉर्गन ने अंडरवेट की रेटिंग दी, 3,800 का लक्ष्य दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा बुलिश है मॉर्गन स्टैनली, इन्होंने इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 4,600 रुपये के लक्ष्य के लिए। ओबरॉय रियल्टी यहाँ पर जेपी मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट है, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है 950 रुपये के लक्ष्य के लिए। और अंत में जुबलेंट फूडवर्क्स, यहाँ पर सीएलएसए ने बिकवाली किराए को बरकरार रखा है, करीब 600 रुपये की क्लोजिंग है, 550 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। ये मान रहे कि थोड़ा अनुमान के मुताबिक अनुमान से कमजोर हो सकता है कि यहाँ पर नतीजा आते हुए नजर आए। और साथ में अगर आप देखें तो कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है, हो सकता है मार्केट शेयर गिरे और मार्जिन में भी आपको गिरावट देखने को मिले, तो स्टॉक के ऊपर बेरिश है। ओके, तो ये है सारे के सारे रिपोर्ट जिन पर आज रहेगा एक्शन। और आज एक्चुअली है ना, आशीष के पहले मैंने सारी रिपोर्ट्स पढ़ ली थी, देख ली, तो मैं खुद ही नहीं समझ पाया कि कौन सी सबसे बढ़िया और कौन सी सबसे खराब है, इसलिए मैं आशीष को पूछ भी नहीं रहा हूँ। फिर भी आशीष आपको समझ में आई हो तो बता दो। सर मुझे तो एचडीएफसी बैंक ठीक ठाक लगता है, बाकी ठीक ठाक है, एकदम बढ़िया और एकदम खराब वाली कोई नहीं, कोई भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, वी आर ऑन द सेम पेज। ओके, आइए बढ़ते आगे और अब मुलाकात करते हैं हमारे सारे एक्सपर्ट से। वक्त है पिक ऑफ द वीक का, हफ्ते का पहला दिन है भाई। बाय सेल और नोटा के भरपूर इस्तेमाल की आजादी के साथ स्वागत करते हैं बंसल जी का। सुप्रभात, बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, पिक ऑफ द वीक दो अनिल जी, नोटा तो नहीं है बट दो चीजें बोलूंगा अनिल जी। आज सुबह सुबह आपने जब वो कमेंट्री दी कि रिलायंस कुछ भी खरीदता है तो वो रुक जाता है अनिल जी, तो वो भूले बिसरे गीत आते थे एक जमाने में विविध भारती पर, तो भूली बिरसी अनिल जी यादें ताजा करा दी। क्योंकि रिलायंस ने अनिल जी सबसे पहले जो कंपनी मेरे करियर की शुरुआत में खरीदी थी वो था रेमंड सिंथेटिक। 3-3.5 रुपए का था अनिल जी, विलुप्त हो गया, लोगों ने 3-3.5 रुपए में खरीदा था कि ये मल्टीपैकर बनेगा। दूसरी कंपनी अनिल जी खरीदी थी आईपीसीएल। अनिल जी आपको तो नाम याद होगा, आईपीसीएल, इंडियन पेट्रोलियम केमिकल्स करके कुछ था अनिल जी। जब तक नहीं खरीदा था चल रहा था, खरीदने के बाद अनिल जी वो भी रुक गया था। तो आज आपने एक तो भूली बिसरी अनिल जी यादें ताजा करा दी। चलिए बढ़िया है, कभी कभी निकल जाती, कोई संयोग ऐसा होता है। अनिल जी कल दूसरा अनिल जी मैं दिवाली का तंबोला खेल रहा था, तो वहां पे मैंने आपका ट्वीट देखा अनिल जी, वो हेल्दी ईटिंग हेल्दी पोर्टफोलियो। तो मैंने अनिल जी हेल्दी को पढ़ा हल्दी, और अनिल जी आपके ट्वीट के ऊपर मारा रीट्वीट हल्दी के बारे में लिख के। इतने में अनिल जी कुणाल जी का फोन आया, भैया डिलीट द ट्वीट, अभी ट्रोलिंग हो जाएगी। तो विद इन 2 मिनट्स अनिल जी कुणाल जी के सहयोग से वो ट्वीट डिलीट हो गया अनिल जी। इसलिए वो कहावत है, निंदक नेरे राखी है,
हाँ, जो आलोचक अपने पास हो ना तो कुछ ना कुछ फायदा ही होता है। चलिए कुणाल जी देश के काम आ गए। बताएं बंसल जी, पिक ऑफ द वीक। अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द वीक वही है जो मैंने पिछले हफ्ते भी दिया था, जेएमसी प्रोजेक्ट। अनिल जी काफी बढ़िया लग रहा है टेक्निकल चार्ट्स पर, और जिस तरीके से सिंगापुर निफ्टी ग्लोबल मार्केट्स के संकेत हैं, ये मतलब कि खराब वातावरण के अंदर भी अच्छी बैटिंग अनिल जी टिका रहेगा। सबसे बड़ी बात टिका रहेगा, और 100 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ 122 और 125 रुपए के टारगेट के लिए जेएमसी प्रोजेक्ट है मेरा पिक ऑफ द वीक। तो कभी कभी मेरे को लगता है दीप, मैं करूं तो क्या करूं। मैंने हेल्दी हिंदी में लिखा था। हाँ, मैंने बंसल जी को ध्यान में लिख के लिखा। मैंने कहा इंग्लिश की स्पेलिंग लिखूंगा, बंसल जी कंफ्यूज होंगे। अब हिंदी में भी कुणाल जी क्या किया जाए, मतलब हिंदी में हेल्दी लिखा, वो भी हेल्दी पढ़ रहे हैं, मतलब कौन सी भाषा में लिखूं मैं, अब बताओ। अनिल जी जी अनिल जी देखिए, अभी आपने कहा कि निंदक नियरे राखिए। अनिल जी, हाँ। अनिल जी देखिए, बंसल जी के निंदक केवल बाहर नहीं है, अनिल जी घर में भी मौजूद हैं, तो उससे नियर नहीं हो सकते अनिल जी, एकदम करीब है अनिल जी। घर में सबके हैं, ऐसे बंसल जी को कोई विशेषाधिकार नहीं है। बाहर नजदीक रखिए, घर में तो सबके ही है। सुप्रभात कुणाल जी, बताएं सर आपका पिक ऑफ द वीक। अनिल जी सुप्रभात आपको, सुप्रभात दीपांशु को। अनिल जी मेरी भी खरीदारी की राय है, कमजोर वातावरण में अनिल जी मजबूत चार्ट है, और चार्ट है कंजाई नैरोलैक का, जिसके चार्ट पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बनता हुआ पाया गया है। तो इस चार्ट पर खरीदारी की राय है। स्टॉप लॉस रखना है 463 रुपए पर, पहला लक्ष्य होगा 500 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 522 रुपए का कंजाई नैरोलैक है अनिल जी पिक ऑफ द वीक। ओके, कंजाई नैरोलैक ये है स्टॉक्स जहां पर इस हफ्ते के लिए करनी है आपको खरीदारी। 500 रुपए का छोटा टारगेट, 522 का बड़ा टारगेट। हिमांशु जी सुप्रभात, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर इस हफ्ते के लिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी मुझे पसंद है इंडियन होटल, जो कि एक लाइफ टाइम हाई के बाद एक छोटी सी करेक्शन साइकिल से गुजर रहा है, और अब मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स के आसपास है। तो 309 रुपए 75 पैसे का क्लोज है फ्राइडे का। मुझे ऐसा लगता है कि 305 रुपए के आसपास अगर आज मिलता है, जो कि बाजार को देखते हुए लगता है कि पॉसिबिलिटीज काफी हैं, तो वहां पर खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 298 रुपए का एक क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और 325 रुपए तक का लक्ष्य इस हफ्ते में मुझे लगता है कि इंडियन होटल्स में आते हुए नजर आ सकता है। तो इंडियन होटल्स मेरी तरफ से पिक ऑफ द वीक रहे। ओके, तो इंडियन होटल से वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय गुप्ता साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। गुप्ता साहब आजकल बड़े फेमस हो रहे हैं। हाँ, गुप्ता साहब बताइए क्यों फेमस हो रहे हैं, कुछ आइडिया है आपको? नहीं अनिल जी, फिल्मों के शौकीन हमारे बंसल जी बताएंगे गुप्ता साहब क्यों फेमस हो रहे हैं। बंसल जी देखो, अनिल जी मैंने तो एक चीज देखी है, जो भी आपके आसपास बैठता है अनिल जी, वो अपने आप ही अनिल जी फेमस हो जाता है। तो उसका अनिल जी सबसे बड़ा एडवांटेज तो अनिल जी मुझको मिलता है। अनिल जी सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे मिलता है, मतलब कि पब्लिक परसेप्शन ये है अनिल जी, आई एम द ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी फॉर यू अनिल जी। तो जो आपके साथ बैठा है वो तो अपने आप ही अनिल जी फेमस हो जाता है, और यही अनिल जी कारण है अनिल जी, हिमांशु जो है, हिमांशु नहीं अनिल जी, दीपांशु, मतलब कि सेकंड मोस्ट एलिजिबल इंडियन है अनिल जी, सलमान खान के बाद अनिल जी। ओके, सलमान खान भी सक्सेसफुल है, दीप भी सक्सेसफुल है। फिल्म जो आई ना डॉक्टर जी, हाँ, अरे हाँ, आयुष्मान खुराना उसमें गुप्ता जी है डॉक्टर। हाँ, वो आज के वो कैरेक्टर बड़ा फेमस हो रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए मुझे लगा कि पता होगा, लेकिन पता नहीं। आइए सिमी जी भी हमारे साथ है इस वक्त। सिमी जी सुप्रभात, बताएं आपका पिक ऑफ द वीक। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरे तरफ से एक सेल कॉल आएगा, और सेल कॉल ओबेरॉय रियल्टी को सेल करके चलने का सजेशन होगा। स्टॉक लगातार 200 डेमा को सपोर्ट लिया था, अब रिजल्ट्स खराब है, और मुझे लगता है कि गैप डाउन ओपनिंग के चलते 200 डेमा को तोड़ के ये ओपन करेगा। अगर ओपन करता है तो थोड़ा बहुत डाउनसाइड इसमें खुल जाएगा। 880 का पहला टारगेट, 867 का दूसरा टारगेट, एंड मेरी तरफ से तीसरा टारगेट भी मैं हमेशा देती हूँ, तो 855 का तीसरा टारगेट के लिए ओबेरॉय रियल्टी को सेल करके चलने का सलाह होगा। स्टॉप लॉस 915 के आसपास। ये जो मैंने लेवल्स दिए सारे कैश का ही है, तो कैश और फ्यूचर्स में एटलीस्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये फ्यूचर्स का भी मान के चल सकते हैं। तो ओबेरॉय रियल्टी को सेल करके चलेंगे। ओके, ओबेरॉय रियल्टी, यहाँ पर शॉर्ट कॉल है सिमी जी की तरफ से। सुमित जी तैयार, सुप्रभात, पिक ऑफ द वीक सुमित जी। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी पिक ऑफ द वीक के तौर पे मेरे पास है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के अंदर
कल यानी लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर एक लोअर लेवल से अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है। स्टॉक 200 डीएमए के पास क्लोजिंग दिया है। आज मार्केट गैप डाउन ओपनिंग में अगर कोई भी नीचे के लेवल में मिलता है तो इसमें खरीदारी करके चलना चाहिए। हफ्ते 10 दिन में स्टॉक के अंदर एक बढ़िया मूव यहाँ से ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। 1425 1430 के आसपास इसमें खरीदारी करें। नीचे में 1390 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर के अंदर 1475 1480 के लेवल एचडीएफसी बैंक के अंदर जल्दी देखने को मिलने चाहिए। तो एचडीएफसी बैंक में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। फर्स्ट क्लास। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है आपके लिए। आइए जैन साहब है तैयार। सुप्रभात जैन साहब, पिक ऑफ द वीक। बिल्कुल अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। एंड पिक ऑफ द वीक में पहले मैं मेरे लास्ट वीक की जो स्टॉक्स थे उनको रिपीट कर देता हूं। मैंने अतुल लिमिटेड दिया था लॉन्ग टर्म एफएनओ पिक के तौर पे। आर्ट सिस्टम्स मैंने पोजिशनल पिक के तौर पे दिया था। और क्रिसिल लिमिटेड वो है मेरा लॉन्ग टर्म पिक, जो कि मेरा सदाबहार ये सेक्टर पे मैं काफी बुलिश हूं। इनफैक्ट मैंने इकरा भी लास्ट वीक दिया था, 10 की कमाई में अच्छा खासा चला। क्रिसिल भी मुझे लगता है कि लीडर है, वैसे आउट परफॉर्मर है, वो भी चलेगा। अब मैं आ जाता हूं मेरे इस वीक के जो स्टॉक्स है उसमें से कुणाल जी ने पहले होने का फायदा उठा लिया, और वो है कांसाई नेरोलेक। कांसाई नेरोलेक बेहतरीन लगता है, मैंने पहले भी दिया हुआ स्टॉक। तो पिक ऑफ द वीक के तौर पे मेन पिक जो मेरी है वो कांसाई नेरोलेक है। फिर एचडीएफसी ट्विंस, मतलब एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी लिमिटेड दोनों साथ ही चलेंगे। तो एचडीएफसी ट्विंस बढ़िया लगते हैं, रिजल्ट्स मेरे हिसाब से ठीक ही थे। और जीएनएफसी और चंबल, ये दोनों को भी ट्विंस ही बना देते हैं अनिल जी, क्योंकि ये दोनों स्टॉक्स भी जबरदस्त कर रहे हैं। फर्टिलाइजर स्टॉक्स और जीएनएफसी भी तो बहुत अच्छा खासा हमने कवरेज किया ही है, और टीडीआई की प्राइसेस को लेकर भी तो लगता है कि अच्छा करेंगे। एंड एम्फेसिस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एम्फेसिस लिमिटेड। ओके, तो लंबी लिस्ट जैन साहब की तरफ से जहां पर रखनी है नजर, और कंजा नेरोलैक कॉमन पिक हो रही है जैन साहब और कुणाल जी की भी, तो ये स्टॉक भी आपके रेडार पर रहना चाहिए। आइए नतीजों के लिहाज से भी काफी सारे काउंटर्स हैं जो फोकस में रहेंगे। एचडीएफसी बैंक तो सुमित जी ने कवर कर ही दिया। बजाज ऑटो, हिमांशु जी इसका चार्ट जरा बताएं सर, ये भी काउंटर फोकस में रहेगा नतीजों के बाद आज। जी दीपांशु, देखिए पिछले कुछ हफ्तों से लगातार स्टॉक हायर लेवल से ऑलरेडी एक करेक्शन मोड में है। स्टॉक ने 4100 के लेवल से एक वर्टिकल डिक्लाइन दिखाया। 3500 के लेवल्स के आसपास कंसोलिडेशन बनी हुई है। शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर और सेटअप कोई बहुत ज्यादा एनकरेजिंग और पॉजिटिव नहीं है दीपांशु यहाँ पर। और जब तक स्टॉक वापस से 3600 3700 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर चलना शुरू नहीं होता, मुझे लगता है कि जो इंटरमीडिएट ट्रेंड है वो डाउन साइड का ही है। ऑन द अदर साइड 3480 3500 लोअर एंड पर इमीडिएट अच्छे सपोर्ट्स हैं। आज देखना पड़ेगा कि नंबर्स के बाद स्टॉक कैसा रिएक्ट करता है। अगर क्लोजिंग बेसिस पर या फिर मार्केट में एक सस्टेनेबल टाइम अगर ये 3500 के नीचे रुकता है तो हो सकता है कि स्टॉक 3350 तक के जो नेक्स्ट सपोर्ट्स हैं उन लेवल तक यहाँ पर फिसलता हुआ नजर आए। ओके, तो ये है आपके लिए बजाज ऑटो पर रहा है। आइए करते हैं फर्स्ट रेट की शुरुआत हेडलाइंस के साथ।